ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। Assalamu alaikum. Welcome to Radio Pakistan podcast. Today we are celebrating World Radio Day 2026 and we have two special guests with us from UNESCO. We have Mr. Hamza Khan Sawati, who is National Professional Officer at UNESCO, and we also have Ms. Parveen Roy, who is National Project Officer at UNESCO. We welcome you both at Radio Pakistan. Thank you very much. So, सबसे पहले तो हम ये बताते चलें कि आज जो हम रेडियो पाकिस्तान पर रेडियो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको हम रेडियो एंड एआई और एआई नॉट एज अ टूल बट एज अ वॉइस, इस थीम के साथ, इस आइडिया के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आज़म साहब आपसे, हमजा साहब आपसे सॉरी, अपॉलॉजीज़, हम शुरू करेंगे. आप डील करते हैं विद टेक्नोलॉजी, विद एआई स्पेशली, इससे रिलेटेड हम आपसे सवाल करेंगे कि आज के इस बदलते दौर में जब वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल लैंडस्केप, तो हाउ डू यू थिंक रेडियो इज़ स्टिल रेलेवेंट, और ख़ास करके यूनेस्को क्यों समझता है कि आज के इस दौर में भी रेडियो की ज़रूरत है? अच्छा, thank you very much and happy to be here ji. Happy World Radio Day to you and to your listeners. Thank you. UNESCO looks at 4 sectors. One is education, science, culture, and then one is communication information sector. Okay. Communication information sector जब क़याम आया उसका, तो it was in 1991 that became forth के जी how media plays its part in strengthening societies, and to idea which was embedded in UNESCO's constitution to build knowledge-based societies. तो वहाँ पे जिस वक्त ये चीज़ सामने आई, तो रेडियो का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट याद है. इट इज़ नॉट ओनली हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ट्रेडिशनली स्पीकिंग, कि रेडियो का एक ऐसा चैनल था कि दैट वाज मींस ऑफ कम्युनिकेशन, इट वाज मींस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग. बहुत सी डेवलपमेंट्स में से एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये थी कि जब रेडियो जो है उसकी इंटीग्रेशन हुई थी पब्लिक में और मास मीडिया में. बहुत से ऐतिहासिक तारीख़ी बयान जो हैं वो रेडियो पे शाया हुए थे, नशर हुआ करते थे. पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम रहा है. आई वाज जस्ट वॉकिंग डाउन द कॉरिडोर एंड आई कुड सी the illustrious figures that have represented or been part of Radio Pakistan. True. So all in all, keeping that in perspective, or with regards to KG media development है, UNESCO का एक specialized mandate है which deals about freedom of expression, access to information. पहले ऑफलाइन रहा करता था जहाँ पे रेडियो और प्रिंट मीडिया का के हिसाब से देखा जाता था. अब with the passage of time, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज़ और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो उसमें यूनेस्को का एक बहुत अप्रोच है, एक बहुत बड़ी विज़न है कि जो उसमें वो देखते हैं कि जी आपके फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया फ्रीडम, और जो ऑनलाइन ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से किस तरीके से इंटैक्ट की जाती. So in a nutshell, this is why UNESCO celebrates World Radio Day and across the world, across the globe. ये 2011 में ये दिन प्रोक्लेम किया गया था UN General Assembly से, and being the specialized agency for freedom of expression, access to information, and then it became integrated and integral part of UNESCO. रेडियो यूनेस्को के लिए एक बहुत अहम सब्जेक्ट है. वो अहम सब्जेक्ट इस तरह से है कि हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ज़िम्रे में आती है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है, दैट वी कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हेंस रेडियो का जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट. vis-a-vis now, as we talk more and we dwell into and unpack how AI is approaching and being integrated, it's a new conversation. It's some would say that it's an emerging conversation, but globally speaking, the world is
is leaping towards reach and bound to जी integrate इस पे AI. आते हैं हमजा एआई किस तरह आप इनकॉर्पोरेट यूनेस्को का क्या विजन है विद रिगार्ड टू एआई और उसकी इनकॉर्पोरेशन इन रेडियो. अगर मैं आपसे मुख्तसरन ये जानना चाहूँ कि आपने बात की पूरी हिस्ट्री दैट इज़ वी नो कि हाउ इलस्ट्रियस इट वाज, बट एक ज़माना था कि यही जो है एक प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था जो आपने ज़िक्र किया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की. बट डू यू थिंक कि आज ये उतना रेलिवेंट मीडियम है कि इसके ऊपर इतना टाइम एनर्जी इन्वेस्टमेंट की जाए व्हेन वी हैव सो मच ऑफ सोशल मीडिया एंड अदर यू नो resources that can be exploited? I would say yes, individually as well as organizational level as well. For this, I would मैं चाहूँगा कि हमारी जो colleague हैं वो इस पे ज़्यादा लाइट डाल सकती हैं कि मैं with briefly ending that radio still is one of the medium that reaches out to the far-flung areas in terms of जहाँ पे territorial geographical challenges हैं, जहाँ पे बाकी challenges का सामना है, वहाँ पे radio still as a medium reaches there. So that's why I consider that radio still is a very important medium that can be used for societies at large. Thank you हमजा. परवीन जैसे हमजा ने कहा वहीं से आप शुरू कर सकती हैं. उसमें मैं ये ऐड करूँगा कि हम जानते हैं कि आप एजुकेशन के साथ डील कर रही हैं और रेडियो एजुकेशन प्रोजेक्ट जो है एंड यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू फार फ्लंग एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान लाइक गिलगित बल्तिस्तान के कुछ एरियाज़ को आप टारगेट कर रहे हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ को आप टारगेट कर रहे हैं. तो ये बताइएगा कि किस तरह ये वही सवाल जो हमजा से था कि आज के दौर में जहाँ मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, इंटरनेट मौजूद है, वाई इज़ इट स्टिल रेलिवेंट एंड प्लीज़ शेयर योर response to this. सबसे पहले thank you so very much for having us. It's a pleasure, and again I would also extend my heartfelt congratulations on this day because we celebrate information every time, so it has been a source of information, therefore World Radio Day is important. Now talking about the particular project that I am leading, and as Hamza already referred, that we have a radio education project. In today's world, there are many questions around that why we have a radio education when there is a lot happening in high tech and in all other technologies in there. For me, I believe that in order to understand it, we need to also understand the challenges that we are facing in areas, for example, where this radio education is being implemented. We are the UNESCO's radio education project, which is actually supported by the government of Italy through the AICS. We are working in 6 districts in Pakistan. 6 and districts. these 6 districts are considered to be the marginalized districts. And naming them, it's Kohistan, it's Diyamar, it's Loralai, it's Mohammed of NMD, it is Gupis Yasin, it is like, so you can already perhaps imagine the terrain that we are dealing with. So when we talk about the radio education and its relevance, we need to understand those dynamics in those marginalized so Hamza already sort of touched upon them, that in areas where we have at least, I consider it as triple barriers. With that triple barriers, we are trying to intervene. The very first one is infrastructural barrier. For example, in these 6 districts that I mentioned, electricity, there is no stable electricity. Similarly, it comes to internet. There is no stable internet. So that becomes an infrastructural barrier for many of them to reach out to information, to actually be communicating and to learning about what is happening. So that's the one infrastructure part of it. And now, because of your question that there are apps there are mobiles there, it becomes completely like sort of a question that when a mobile that requires charging or data, like so where would that come when there is no infrastructure? So obviously radio becomes very relevant there, still very relevant there.
The second barrier that I would touch upon is mostly what I call is the topographic barrier. Okay. When I say topographic barrier, what do I really mean by that? You can think about the Yamar, you can think about Kohistan, the huge mountains there, the ridges there, the vastness of Loralai and Balochistan there. So, for example, the high tech that is, let's say, the 4G, it requires a line-to-line street connections. And it actually fails when the huge mountains are in front of it. It blocks. So what happens to radio is it has that, what we call is the topographic resilience, because the waves can pass all these difficulties in there. Therefore, radio becomes important and relevant in today's world. And through this radio program or radio education program, we are actually capitalizing on that resilience, topographic resilience. Now comes the third part of it. We all understand that the infrastructure challenges that I mentioned, the topographic challenges that I mentioned, they actually feed into a very stark reality that me and you are living today. Millions of our children are out of school. They do not have access to, because there is infrastructure issues, there are these, what we say is terrain issues and all that stuff. So the formal schooling or the emerging technologies, the high techs, they do not have access to. So radio becomes a window for them. To actually, it brings a school to their homes and also to get engaged with learning, to get engaged with the heritage education that we are providing. So imagine a child who is staying in Loralai, in a mud house in Loralai, let's say, for example, or in the terrains of Mohammed or the NMDs. Yes. Yeah. So the radio actually, the waves bring the school, the learning, the heritage to their place, therefore makes it very relevant today. Wonderfully put, aptly put. I really liked your response. It was really detailed, and I guess it clears a lot of misconceptions as to the relevance of radio in today's world. So briefly, I will also request you to tell our readers, our listeners, as to how do you think you can assess whether these 6 districts, the ones that you've mentioned, whether people are actually benefiting from your projects. What is the your process of assessing how many people are actually benefiting from your project? We're trying to reach out to students, obviously, because our beneficiaries base actually, or what we say is whom we try to reach, the age range is from 5 years to 30 years now through different programs. Now we have now different, what we say is the high techs that can help us sort of reach out to them. For example, there are app pages already with Radio Pakistan, which is our partner in. So we actually look into the traffic there. But also beyond that, we have the youth champions in those districts who actually raise awareness about these programs. They go to the communities and say that they need to tune in because these programs are ongoing on the radio. So through them, we have been somehow able to actually say that who is listening and who is not listening. And how we many have people feedback are actually, systems. जैसे प्रवीण ने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया कि दीज आर दी चैलेंजेस और फिर हम किस तरीके से हमारा एक गोल है या ऑब्जेक्टिव है. दूसरी तरफ जो इसके बैक एंड पे जो वर्किंग है उसमें हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि देखिए जी, लर्निंग और डेवलपमेंट तो हो रही है. इट इज़ कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि इट कीप्स ऑन गोइंग. और उसमें ये है कि ये फार फ्लंग एरियाज़ या जो कम्युनिटीज़ या जो ग्रुप्स हैं जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू स्पेशली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उनका ये है कि उनका एक कनेक्शन बरकरार रहे with education and information as well. We all know कि PM Prime Minister साहब ने education emergency launch की. We have millions of people out, millions of children out of school. So ये project का ये भी एक impact है या है एंगल है कि जिसमें हम बच्चों को
या जो लिसनर्स हैं या जो इस वक्त एजुकेशन की एज में हैं उनको हम कनेक्ट कर सकें। परवीन ने बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि जहाँ पे वो बच्चों की खुद की ख्वाहिश है कि जी वी नीड टू ट्यून इन। Okay. So now this opens up a lot of challenge वो aspects। यहाँ पे मुझे वो बात भी याद आती है कि जब हम अपने बचपन में हम अपने बड़ों के पास बैठ के, बुज़ुर्गों के पास बैठ के कि जी वो फ़लानी कहानी सुनाए जी, और फ़लानी कहानी के अंदर फिर एक सबक होता था, एक सबक के साथ एक पूरा एक ट्रेडिशन एक चल रहा कल्चर था, जुड़ा एक है कल्चर क्योंकि कहानी निकलती है एग्जैक्टली कल्चर से। सो उसमें हमारा इस प्रोजेक्ट की एक बहुत अच्छा एक एंगल है जिसको मैं पर्सनली लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, और वो ये है कि वो जो एक कनेक्शन है ना, बॉन्ड है बिटवीन लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, एजुकेशन, बच्चे उनकी मेरा ख्याल है हम सबके इमेजिनेशन। बचपन में हमने कहीं ना कहीं रेडियो से ये चीज़ें सुनी हैं, बोलने का तरीका, सलीका, चाहे वो ज़िया साहब की आवाज़ सुनी हो, चाहे वो मोइन अख्तर को सुना हो। सो एक मैं क्विकली सवाल पूछ लूँ परवीन से। परवीन, ज़बान या सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इस प्रोजेक्ट का, तो क्या इट्स बाइलिंगुअल, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में है, रीजनल लैंग्वेजेस में है, किस तरह से है? ब्रीफली प्लीज़ अगर आप इसमें बता दें। To actually sustain the national standards, we have gone for Urdu. Okay. So the medium of instruction for all our programs is Urdu, which is a national language. Mhm. But we will perhaps talk about it a little later, that AI as a tool, which is actually the theme of today's Yes. World Radio Days, that how this can actually help us. Okay, fine. And to localize them so that we have it in Balochi, we have it in Pashto, we have it in Khwar. In all the regional languages that people that we who are living there, they're speaking. Yes. So for that, I'll take liberty to ask Hamza. Hamza, radio and AI, a tool, not a voice. UNESCO किस तरह देखती है कि आज जो हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये एक बड़ी डिबेट है। हमारे पेरेंट्स कंसर्न हैं कि कितना आपने अलाउ करना है टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करने देना है आपने, किस हद तक अलाउ होना चाहिए। दुनिया में कहीं 16 साल की लिमिट जो है वो अप्लाई की जा रही है कि भाई बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनना चाहिए। यूनेस्को की क्या एथिकल पोजीशन है इसके ऊपर कि कितना और किस हद तक एआई या और इस तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको आना चाहिए इसमें? अच्छा, यहाँ पे तो कंसर्न ये भी है कि अब हम भी कंसर्न है कि हमारे पेरेंट्स कितना सोशल मीडिया देख रहे हैं। ये भी बात तो ये भी एक कंपोनेंट है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखें जी, इस पे जो राय है या जो इस वक्त अप्रोच है वो ये है कि जैसे जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं वैसे वैसे बेइंतहा दर्जे की डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और जहाँ पे डिसइन्फॉर्मेशन का फ़्लो आता है वहाँ पे रिसर्चर्स सजेस्ट करी हैं कि वो एक्सपोनेंशियल स्पीड की तरह से ग्रो कर रही हैं, और जिसमें अब एक और भी एलिमेंट है कि जिसमें वी सी the use of AI as a tool to manufacture truth or to manufacture information in a manner के that looks very real, और फिर एक आम manufacture propaganda in other words to that level। और उसमें हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि to develop skills and competencies in various groups, जैसे बच्चे हैं, टीचर्स हैं। ठीक है। अभी जैसे ये बात की मैंने कि अब हम एक गाइडिंग प्रिंसिपल पे बात करें कि जहाँ पे वी ब्रिंग इन पेरेंट्स एज वेल, वी ब्रिंग इन कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल, कि जो इंफॉर्मेशन जो यूनेस्को का एक प्रोग्राम है विच टॉक्स अबाउट विच सेज मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स, MIL स्किल्स, उसकी जो स्पिरिट है या जो एसेंस है वो ये है कि आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही है, यू शुड बी इक्विप्ड इनफ टू critically analyze and evaluate the information, plus with the dimension to share it further or not. So ये एक ऐसी बात है कि जो आसान नहीं है, बेइंतहा के challenges हैं, and hence it gives us the space and opportunity to explore all options.
Okay. अब इसमें जहाँ पे रेडियो की बात आती है, देखें एक और एलिमेंट बनता है या एक और लेयर जो बनती है कि वाई रेडियो, वाई इन दिस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। उसमें ये है कि अगर अब आप एज अ मीडिया बैकग्राउंड से हम बात करते हैं कि मीडिया भी विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, अखबार भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ, फिर उसके स्टैंडर्ड्स बने, फिर उसकी एथिकल गार्ड रेल्स बनी, एडिटोरियल डेस्क इस्टेब्लिश हुआ एंड सो रेडियो का भी एक पूरा एक सफ़र है जो वो तय करके एक क्रेडिबिलिटी पे बात की है। और जिस वक्त रेडियो की तरफ से कोई खबर आ रही है, सो देन यू कंसिडर कि हाँ जी दिस इज़ डन, दिस इज़ ऑथेंटिक, दिस इज़ क्रेडिबल। यू कैन शेयर। But emerging technologies ka is a chaotic situation right now. Countries are looking at regulating, कहाँ तक regulate है, किस तरह से manage करेंगे, किस तरह से implement करेंगे, इंश्योर कैसे करेंगे, VPN का दौर है, so on and so forth. So उसमें ये भी एक बहुत अच्छा element है जो देखने का है कि hence this by radio. बिकॉज ये जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशंस हैं जिनको हम रीच आउट करें, दे आर ऑन स्टैट्स सजेस्ट, रिसर्च सजेस्ट दैट दे आर ऑलरेडी ऑन अ वेरी टेंजेंट एंड। देखें चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस का सामना है, कहीं पे भी दिमाग जा सकता है। सो वी यूज़ एजुकेशन, वी यूज़ कल्चर, वी यूज़ authentic information, we tap into their imagination to keep them in the process कि वो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा। तो यानी मैं जो समझा हूँ आपके जवाब से कि यूनेस्को के हाँ ये रियलाइजेशन है कि एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए। कोई ऐसा हमारे पास टेंजिबल उनके पास लेआउट नहीं है कि कौन किस हद तक जो है हम अलाउ करेंगे, यानी जितनी भी AI या इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी इमर्जेंस के ऊपर, जिस तरह इट्स लाइक यू सेड कि इट्स केओटिक एंड येट देयर आर कंसिडरेशंस कि ये किया जाना चाहिए। कोई इस तरह का प्रोजेक्ट, कोई इस तरह की गाइडलाइन, टेंजिबल गाइडलाइन हमारे पास है? अच्छा, इस पे आपने बहुत एक अच्छी बात की। मैं बात कर रहा था कंट्रीज़ के हवाले से, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं सोसाइटी लेवल पे इसको देख रहा था। यूनेस्को से रिलेट कर रहा था जी। यूनेस्को जब देखता है तो यूनेस्को ने 2021 में और 19 से इसका सफ़र शुरू हुआ था कि जिसको वी कॉल इट डॉक्यूमेंट विच इज़ नोन एज एथिक्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक यूनानिमस डिसीजन है, यूनानिमस अप्रूवल है ऑफ द मेंबर स्टेट्स इन यूनेस्को की, और जो यूनेस्को ने फिर अडॉप्ट किया है, विच टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमंगस्ट अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में एथिकल कंसिडरेशंस होनी चाहिए। अब हम इस गुफ्तगू को भी देखते हैं कि जो AI टूल्स हैं वो ऑलरेडी बायस्ड है उसमें, सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ आई वुड से, और क्रिटिकली अवेयर इनफ टू सी हाउ यू आर यूजिंग द इनपुट और किस तरीके से आप उस पर करेंगे। और हेंस ये जो आप बात करें कि यूनेस्को का तो बहुत ज़्यादा इस पे एक ज़ोर है जिसे कह लें, या एक बहुत बड़ा एक उनका एडवोकेसी है विच सेज कि जी एथिकल कंसिडरेशंस बहुत लाजमी है। और हम एज यूनेस्को मेंबर स्टेट्स के साथ इसी चीज़ में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू में भी रहते हैं कि भाई जैसे जैसे आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और AI को आप इन्वॉल्व करें या इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो यू मेक श्योर कि आपकी जो एथिकल कंसिडरेशंस है वो है, ताकि एग्जैक्टली बिल्कुल। सो इसमें है। अच्छा, फिर एक एथिक्स इन रिकमेंडेशंस का एस्पेक्ट है। फिर इस पे जिस पे परवीन भी बात करेंगी आगे, दैट इज़ के AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेटर्स, जिसमें टीचर्स का भी है और स्टूडेंट्स का भी है। बिल्कुल, मैं यही सवाल परवीन से करने वाला था कि परवीन इस बारे में हमें बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो किस तरह से AI को इस्तेमाल कर सकती है, या आपका प्रोजेक्ट किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है टू इन्हांस रेडियो लेसन्स एंड कम्युनिटी कंटेंट? Okay, thank you very much for that very specific question. Youth for the radio education, let me talk about very specific about the radio education project. Youth is playing a very critical role in this project. Okay. Now, speaking of as it is now, we have not involved youth as, for example,
integrating AI into this particular project. Okay. But we have envisioned it already, sort of stuff. Okay. Right now, what youth do in these districts where we are working, as I said, they are our champions. They actually go to the community, they raise awareness about these programs, and they say that these are ongoing. Moreover, we have another aspect of this project as well, which we call Education for Sustainable Development and Global Citizenship Education, which are the themes, and heritage education, which are the themes that are done through the radio programs. Like, for example, those are the frameworks that provide or guide these lessons, these programs, or the culture programs in the radio. So youth are already sort of trying to implement the sustainable development practices in the schools as well as in the communities where they are serving. But to your question, what do we foresee for them in terms of the AI and the tools? So as I said, mentioned it in your question as well, right now what we see their role is, for example, most of our or all of our materials right now through the radio educations are in Urdu. And we know it's a what we say is a weakness. Because if you go to Loralai, yes, Urdu is a national language, but not many of the children understand it in that way. And then we go to Mohmand, for example, or take the examples of the north. True. So we see that this AI can, as a tool, can help us actually do it with the translated. But youth plays a very critical role here. See, the local nuances are known by the youth, not by AI. AI is a tool. Prompts, so, yes. So the prompts, but also the analysis part has to come from them. Whether these local languages that we are using are communicating the local nuances or that. Or the cultural, what we say is impression or expressions of those, because those have to be authentic enough. Exactly. So that is where we see very specifically for this project I am talking about. And the second one is, because we have a program which is also on cultural heritage part of it. So in the cultural heritage part, because we try to make the invisible more visible through these radio programs. And when I say the invisible more visible, what do I really mean by that? For example, I have never heard about this, let's say, the architecture sites in Kohistan and Mohmand. Now, there are different parts to it, but through the radio vans, for example, that we have, we make these parts because there are virtual tours that the children or the youth involved in the community through the radio programs are going and having a virtual tour of these heritage sites. Now, we personally believe that here preserving that heritage is the youth's part, because that is the human part of it, the soul of it. We can improve the programs through a lot of these editings and all that stuff, the AI, but the soul remains with the youth, and they are the custodians of these heritages and their identity, so they can guard them accordingly. And the third part that I want to see or we envision for the youth is actually what we call the humanizing the technology. Like Hamza was already sort of saying, what is it that is human there? Is it all that is fabricated? Is it all that is propagated? Because through the misinformation or miscommunication part of it. So we see youth. That human, what we say, is bridge in there to bring in that aspect of it. So that is where I see, so like currently, obviously, we do not involve the youth at that level, but in the future, we envision their role very critical, particularly in these aspects, and they would certainly. Thank you, Parveen, for your insights on this. बस ये भी बता दें हमें कि there is something you mentioned about visible, invisible. द आस्पेक्ट के कुछ ऐसा कि रेडियो के थ्रू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके बच्चों को वर्चुअल टूर्स करवाए जाएं, इस बारे में भी कुछ आपका प्रोजेक्ट कर रहा है? We do not necessarily have AI in there, but we certainly have radio vans. Now, the radio vans, we have specific programs, as I said, these 6 districts, and the radio vans are around. Now,
we usually consider them as what we call is our mobile classrooms through radio, obviously. I get that. So why we call them? Because many of these project sites where we go, they have, as I said, heritages that are not necessarily known to many. True. And these are world-class heritages. Mm-hmm. We're not talking about it. For example, the Mughal fort, or the Chilas fort, or the Kare system in Loralai. Maybe not many of us would know about them. So through these virtual vans, what we do is there are characters in there. For example, there is a host, there is a student, there is a teacher who actually virtually go to tour these. Wow. And these children whom we are targeting to reach to these, we try to make these invisible visible to them, so that they know their identity, they know their heritage, they know that there is world-class heritage in the background of them, in just their backyard, which for financial reason or for whatever reason they have not been able to visit. They can visit that, they can I would say celebrate those cultural richnesses in there, the identity in there, and the history in there, because all of these heritage sites have their histories, have their backgrounds, have their cultural importance to it. So how do we make that, like what we say is less visible through these virtual vans? And that is what we are trying to do through the radio programs. And I also want to emphasize again on the other, when we talk about these heritage sites, it's not only about the heritage or the cultural part of it, it's also the global citizenship aspects to it. That how do we learn from the history, where we are connected and to what extent, where is that cohesion that comes in, where is the peace that comes in, or where is the justice that comes in. So all these notions, values are actually embedded into those vans that students are engaged in, or the virtual vans are about. Wonderful, wonderful. Thank you, Parveen. हमजा, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा, परवीन ने बड़ा अच्छा बताया कि ये सब कुछ हो रहा है. UNESCO with regard to Pakistan in particular, और ये जो डिजिटल डिवाइड है हमें जो नज़र आता है, इसके हवाले से मुस्तकबिल में क्या देख रहा है आपका ऑफिस जो है, द पीपल दैट यू वर्क विद इन पाकिस्तान इन जनरल भी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफाई आप अगर कर सकें कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, कि किस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे फ्रॉम यूनेस्को इन नियर फ्यूचर? This is thank you for this question. It's a very pertinent question. One is the digital divide, and then there is the digital gender divide as well. True. So abhi haal hi mein UNESCO in collaboration with Pakistan Telecommunication Authority came up with Pakistan's gender inclusion strategy digital, which addresses specifically on to look at addressing the digital divide aspect. So that gives us a way forward, that gives us an action plan कि जिसकी जो हाल ही में launch भी हुआ under the Honorable Minister and PTA as well, that looks towards specifically that subject on how to address these digital gender divides. अब उसमें जब gender divides में हैं तो फिर उसमें बहुत सारे structural ongoing existing challenges भी जो हैं वो आ रहे हैं. So वहाँ से हमारी गुफ्तगू जो है वो शुरू होती है. Then we are also implementing UNESCO's framework on Internet Universality Index. अच्छा. So this is a framework which talks about 5 indicators, which is rights-based, openness, multi-stakeholder, and then cross-cutting and multi-stakeholder approach. I think I've missed one. That is fine. ROAM, accessibility. Okay. For the differently abled या जो marginalized communities के अंदर हैं. So उसके अंदर we are now going towards engaging specific target groups, per se public sector mostly, education sector, or फिर of course media sector as well, media journalists, content creators as well, to look towards कि किस तरीके से emerging technologies उनकी
उनको हेल्प भी कर सकते हैं उनके काम में, एट द सेम टाइम to navigate the challenges that are posed by emerging technologies. Marginalized communities vis-a-vis women journalists, women entrepreneurs, women content creators का एक बहुत बड़ा जो challenge है, barrier है towards coming in the digital realm, in the digital inclusion, it remains very sort of very multi-layered. सो ये एक प्रोग्राम है जिसकी तरफ हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और करना चाहेंगे आगे. और देन वी आर लुकिंग एट सम रिसर्च टूल्स. एक यूनेस्को की एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है विच इज़ नोन एज रेडनेस असेसमेंट मेथडोलॉजी फॉर AI. सो बेसिकली ये एक लैंडस्केप प्रिपेयर करता है कंट्री का कि भाई आपकी AI की कितना लेवल है, और फिर उसकी कोई मार्किंग वगैरह नहीं है, कोई असेसमेंट उस तरह से नहीं है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंडिकेटर्स एंड दैट देन सॉर्ट ऑफ सेट्स द टोन कि जी आपको किस चीज़ में ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट्स हैं, लॉज हैं, किन लॉज को इंटीग्रेट करना है एंड ऑल दैट. ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बताया हमज़ा आपने. और वी एक्सपेक्ट कि ये सारी चीज़ें जो है वो मटीरियलाइज होती हैं एंड रेडियो बिकम्स यू नो अ मीडियम जिससे ये तब्दीली और ये सारी चीज़ें जो है उनको हम परसू कर सकें. आखिर में आप दोनों में से जो भी जवाब देना चाहे, जिन 6 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया यहाँ पर, उनके सुनने वालों को, हमारे लिसनर्स को, अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इस हवाले से कि व्हाट वुड दे एक्सपेक्ट कि इन दिस AI ड्रिवन वर्ल्ड उनका जो लोकल रेडियो स्टेशन है, हाउ वुड इट लुक लाइक इन नियर फ्यूचर? मैं तो पर्सनली ये सोचूंगा और ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो उनका रेडियो का स्टेशन जिस तरीके से, ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चरली इम्प्रूव हो, बट जो कम्युनिकेशन टूल है वो वैसे का वैसे ही है. क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे के हवाले से हम ये भी करते हैं कि वी थैंक द ब्रॉडकास्टर्स, वी थैंक द पीपल लाइक यू, वी थैंक द पीपल सिटिंग बिहाइंड दिस स्क्रीन, सो टू बीइंग पार्ट of building the information ecosystem. So we want people like you, and I would want people like you कि जो those who are our custodians and our multipliers of information, and then they sort of those who can play their part in building our societies and paving way for a knowledge-based society. So I'll stop here. That's very Thank kind you. of you, Hamza. If you can add something, then we are going to close No, the thank you show. very much, Hamza. Actually, you took it from what I was trying to say. See, AI-driven world or technology, this evolves. Radio has evolved, has been there, and things have evolved and have come to this way. So perhaps what we say is the tools will evolve. But what is important is that the human signature will still remain there. अंदाज़े बयां बदल जाता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं. So इसलिए from this very forum, I still sort of address those whom we are reaching out through our programs, particularly the parents there, the children there, the youth there. I would say that your local radio stations are more than just what we call is broadcast. It is a window of learning, and take it that way. That's my suggestion. And also I would say that it is a window, as I said, to the world for many of you as well as, but for youth, I also want to actually emphasize and say that you are the guardians of these, what we say is tools or information that is all there, whether it's about the cultural heritage, whether it is about making the sustainable practices as part of our lives to save our environment, whether it is the global citizenship education values that we want to inculcate.
you are the guardians, and You are the have guardians. you have to actually. So that's the be message from guardians. our Yes, esteemed panelists, that you are the guardians, and we hope that you take benefit of all the opportunities that exist, whether they are limited or they are in big numbers. Opportunity. Thank you so very much for your time. Thank you for visiting Radio Pakistan. Thank you very much for. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।